Good day all of you, I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Oasis. 200 rules of English grammar and we will do it in parts today. आप लोग please subscribe to the channel. वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा. Please motivate me by subscribing to the channel, sharing the video with all your friends ताकि बहुत सारे लोग इसका benefit उठा सकें. Welcome all of you, good day. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ द रूल नंबर 10. पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हमने रूल नंबर 10 तक किया था. बीओ स्कूल में, बीओ कॉलेज, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्पीकिंग में भी ये सभी रूल्स काम आएंगे. सो प्लीज़ एक रूल नंबर 10 का एक रीकैप लेते हैं जल्दी से और आगे चलते हैं. When two actions occur in past, जब भी दो काम एक साथ हो रहे होंगे पास्ट में, तो जो काम पहले ख़त्म हुआ, ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी. प्लीज़ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को ज़रूर देखिएगा. 200 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की मैराथन कर रहे हैं हम. दैट इज़ कि हम 5 रूल्स या 10 रूल्स एट अ टाइम करके और पूरे 200 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व करेंगे, समझेंगे. एंड डेफिनेटली श्योर एक बार ये सारे रूल्स करने के बाद आपकी ग्रामर बहुत साउंड हो जाएगी और आप कहीं भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कभी भी परेशान नहीं होंगे. सो दिस रूल सेज कि जब भी दो काम हो रहे हैं, फर्स्ट वर्क एंड द सेकेंड वर्क. एग्जाम्पल देखिए. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन. पहला काम पहले क्या ख़त्म हुआ, कौन सा काम पहले ख़त्म हुआ? ट्रेन चली गई. तो जो काम पहले ख़त्म होगा उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम. जो काम बाद में ख़त्म हुआ, बाद में क्या हुआ? आप स्टेशन पे पहुँचे. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस लगाया. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. पहले काम क्या ख़त्म हुआ? पहले पेशेंट की डेथ हो गई और डॉक्टर जो है वो बाद में अराइव किए. तो जो काम पहले ख़त्म होगा, यानी पेशेंट हैड डाइड, जो काम पहले ख़त्म हुआ उसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. और जो काम बाद में ख़त्म हुआ, दैट इज़ द डॉक्टर अराइव्ड लेटर ऑन, तो उसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई. उसमें हमने यहाँ पे खाली पास्ट टेंस लगाया, दैट इज़ द डॉक्टर अराइव्ड. होप दिस टेंस इज़ वेरी क्लियर टू यू. जब भी दो काम होंगे, व्हेन टू एक्शंस अकर इन द पास्ट, द एक्शन दैट फिनिशेस अर्लियर हैज़ पास्ट टेंस विद इट, पास्ट परफेक्ट विद इट, और द एक्शन विच फिनिशेस लेटर हैज़ सिंपल पास्ट विद इट, राइट? नाउ कम टू रूल नंबर 11 नाउ. Rule number 11 says possessive adjectives, we use a possessive adjective before a gerund. Possessive adjectives कौन से होते हैं? mine, my, I, me. तो इनके साथ एक gerund के पहले हम possessive adjectives लगाते हैं. जैसे my father does not like my going outside. So here the verb plus ing is gerund. Gerund क्या होता है? verb plus ing, and verb that acts like a noun here. So my father does not like my going outside. मेरा जाना बाहर मेरे फादर को अच्छा नहीं लगता. तो this will act as a possessive adjective. My would be placed in front of going. Rule number 12 is law of inversion. Law of inversion मतलब inversion क्या होता है? रिवर्स कर देना किसी भी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को, यानी रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर. Here it is, adverb plus helping verb plus subject plus main verb. Partial inversion कहलाता है. जैसे rarely did he go there, वो बहुत ही कम वहाँ जाता था. So that is law of inversion, reversal of the normal word order, partial inversion. कभी कभी हम complete inversion करते हैं. Inversion किस लिए यूज़ होता है? हम सेंटेंस को इस तरह से उल्टा पुल्टा करके क्यों लिख देते हैं? डायरेक्टली इन द प्रॉपर सिंटेक्स क्यों नहीं लिखते हैं? जस्ट टू एम्फेसाइज और गिव ड्रामेटिक पर्पस टू समथिंग. हम किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देना चाहते हैं, किसी बात के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करना चाहते हैं, और या फिर उसको ड्रामेटिक पर्पस देना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी यूज्ड इन्वर्जन. सो कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ होगा? हेयर कम्स द किंग. द किंग कम्स हेयर नहीं, ठीक है?
रेयरली डिड ही गो देयर, ही रेयरली वेंट देयर नहीं बोला हमने, और उसको हमने थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को. सी वन मोर एग्जाम्पल. नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास दैन इट बिगैन टू रेन. ही नेवर गोज टू टेम्पल नीदर डज शी. तो नीदर डज शी इज करेक्ट. एक और एग्जाम्पल देखिए. नेवर अगेन विल यू डू दैट. अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो बनेगा यू विल नॉट डू दैट एवर अगेन. लेकिन अभी हमने लॉ ऑफ इन्वर्जन के हिसाब से उसको रिवर्स किया. तो कैसे किया? नेवर अगेन विल यू डू दैट. रेयरली हैव आई ईटन बेटर फूड. हार्डली एवर डज ही कम टू स्कूल टू क्लास ऑन टाइम. रूल नंबर 14 कंजंक्शन से रिलेटेड है. जब भी वेन एवर वी यूज़ नो सूनर तो उसके साथ हम हमेशा दैन लगाएंगे. नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास दैन द बेल रैंग. हार्डली के साथ हम एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो व्हेन लगाएंगे हार्डली के साथ हमेशा. हार्डली हैड ही एंटर्ड द क्लास व्हेन द बेल रैंग. स्कैर्सली के साथ भी हमेशा व्हेन लगता है. स्कैर्सली हैड ही ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड व्हेन इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट. नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है. राइट. सो ऑल दीज कंजंक्शंस गो साइड बाय साइड. रूल नंबर 15 is regarding reflexive pronoun. Words like enjoy, avail, absent, pride, reconcile, adjust, acquit, इन सब के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, the police officer acquitted himself effectively. Acquitted himself. Reflexive pronouns कौन से होते हैं? yourself, myself, themselves, himself, herself. ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. और ये वर्ड्स जो कि ये वाले प्रॉपर वर्ड्स, इनके आगे हमेशा ही ऑब्जेक्ट लगता है. जो वर्ब आपको, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब आपको व्हाट, हु, हुम उसका आंसर देते हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट. ही एन्जॉयड द पार्टी. एन्जॉय वर्ड के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए. एन्जॉयड व्हाट? एन्जॉयड द पार्टी. अब अगर हम इसको लिखते हैं ही एन्जॉयड एट द पार्टी, इट विल बी रॉन्ग. ही एन्जॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी आना चाहिए. राइट. The police officer acquitted himself effectively. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हाइड, बाथ, कीप, स्टॉप, टर्न, शेव, क्वालिफाई, रेस्ट. इन सब के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है. एंड लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आई हैव रिटन. ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम. गलत है. ही हिड इन द रूम. वो छुप गया रूम में. ही हैज़ क्वालिफाइड. शी हैज़ क्वालिफाइड हर सेल्फ फॉर द पोस्ट. अब क्वालिफाइड के आगे हर सेल्फ नहीं लगेगा. शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट. सो हमेशा ध्यान रखिए कि एन्जॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, रिकनसाइल, एडजस्ट, इक्विट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए. कभी कभी एरर्स में या फिर फाइंडिंग स्पॉटिंग द एरर्स और उस सब में ये बहुत काम आती है ये टेक्निक. और इक्विटेड, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हाइड, बाथ, कीप, स्टॉप, टर्न, शेव, क्वालिफाई, रेस्ट. इन सब के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा. हिमसेल्फ और योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब नहीं लगेंगे. इज दैट फाइन? नाउ कम टू रूल नंबर 16. इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड नॉट, रादर देन, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, अनलाइक, तो वर्ब हमेशा अग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ. Let's understand this with an example. Ram, as well as his friends, keeps asking me many questions. समझ रहे हैं आप? यहाँ हमारा जो verb है keep या keeps में से क्या आएगा? It will reconcile with the first subject. Ram keeps asking me many questions. As well as his friends को हम friends को नहीं देखेंगे. In fact हम first subject से relate करके चलेंगे. Next sentence is he and not his friends is found guilty. अब यहाँ पे first subject क्या है? he. तो हमारा verb किसके साथ agree करेगा? subject verb agreement कहाँ पे होगा?
he is found guilty and not his friends, comma के अंदर है, so it is a different clause also. The teachers along with the principal are entering the class. अब यहाँ पे जो हमारा verb है वो किसके साथ reconcile करेगा? The teachers के साथ, principal के साथ नहीं करेगा. Reason being the rule says as well as, together with, rather than, along with, in addition to, unlike, इन सब के साथ जो भी conjunctions की तरह जब भी ये यूज़ होंगे तब verb हमारा agree करेगा first subject के साथ. Is that clear now? Come to rule number 17. Yes. Rule number 17 says, to find if a word is a noun, find the answer to what, who or whom. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे homonyms आ जाते हैं हमें, that is the same word with different, sometimes it acts like a noun, sometimes it acts like a verb. वो same word हल्के से उसके spelling में change आ जाता है और वो noun की तरह work कर रहा है या verb की तरह work कर रहा है. For example, practice is a noun. What is he doing? He is doing practice. Practice S-E वाला जो है as a verb होता है. ठीक है, तो अगर ये आएगा कि he, मान लीजिए he is doing practice of various sums, right? तो he is doing practice, वो क्या कर रहा है? अब ये as a noun है या as a verb है या adverb है या adjective है, कौन सा figure of speech है, कैसे पता करेंगे? अगर वो noun है तो it will give you the answer to what, who or whom. What is he doing? He is doing practice. So practice here is a noun, right? He practices every day for the exam, right? So he practices, यहाँ पे काम का करना पता चल रहा है इसलिए ये as a verb है. So practice is a noun, practice is a verb. Again अगर हम इसको देखते हैं, advice and advise. Advice is a noun, मतलब किसी को सलाह देना. Advise is a verb. कैसे? He gave an intelligent advice. So advice is here working as a noun. Noun की तरह काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा हमें? What did he give? क्या दिया उसने? Intelligent advice. He gave a piece of advice, इसलिए noun की तरह काम कर रहा है. He advised everyone to stay silent. उसने सबको एडवाइस किया कि वो सब साइलेंट रहें. यहाँ पे एडवाइज्ड एज अ वर्ब वर्क कर रहा है क्योंकि ये काम का होना बता रहा है, राइट? अगेन द वर्ड इज बिलीफ और बिलीव. अब बिलीफ इज अ नाउन, बिलीव इज अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इट इज एन ऑर्थोडॉक्स बिलीफ that 13 is a unlucky number, is an unlucky number, right? So it is an orthodox belief. What is it? What का आंसर दे रहा है? तो belief is a noun here. I believe that it is true. मैं बिलीव करता हूँ कि ये ट्रू है, तो दिस इज़ वर्किंग एज अ वर्ब. ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी वर्ड में आंसर मिले व्हाट, हु या हुम का, सो इट इज़ अ नाउन. ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वेदर इट इज़ अ नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, या दिस वर्ड इज़ वर्किंग एज अ नाउन और व्हाट फिगर ऑफ स्पीच दिस इज़. तो फिगर ऑफ स्पीच हमें सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि वो नाउन है या नहीं, नाउन की पहचान सबसे ज़्यादा ये है कि वो व्हाट, हु और हुम को आंसर करेगा. वर्ब की पहचान ये है कि काम का होना पता चलेगा उससे. इज़ दैट क्लियर? This is all for today. Meet you in the next video with rule number 18 onwards. Please subscribe to the channel and like the video if you have liked it. Share it with all your friends so that maximum people can take the benefit of it.
प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे के बहुत सारे वीडियोस को बहुत सारी ग्रामर के साथ बहुत अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।